हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में एक नए वीडियो के रूप में हमने CGPSC मेंस के पेपर 6 के दर्शन शास्त्र और आपके समाज शास्त्र छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के पेपर को लेकर आए हैं। यह RTI के द्वारा कॉपी निकाला गया है, मेंस कॉपी जो टॉपर के है और उनके द्वारा पेपर को बनाया गया था और किस प्रकार से उन्होंने पेपर में आंसर किया है और उनके किस प्रकार से मार्किंग हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल से हम जानने वाले हैं। और यह वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सभी चीज़ की डिटेल व्याख्या हमें करनी है और इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला जो दर्शन है, दूसरा हमारा जो समाज शास्त्र आता है और उसके बाद हमारा तीसरा जो पार्ट होता है छत्तीसगढ़ से, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम इसमें बात करने वाले हैं। और इस सेशन से आपको पता चलेगा किस प्रकार से मार्किंग होता है, हमें किस प्रकार से राइटिंग और किस प्रकार से पॉइंट वाइज लिखना है, इसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी प्राप्त करेगा। और इसमें क्वेश्चन को जिन्होंने उन्होंने गलत किया है उन क्वेश्चनों को हम सही करके आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से आप सही कर सकते हैं और कैसे और बेहतर आंसर लिखा जा सकता है ताकि हमें अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें किस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन लिखते समय, इनका भी हम जानेंगे और क्या बेहतर कर सकते हैं, किन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की ओर से। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो के आई बटन पर भी हम लिंक दे देंगे, जो भी हमारा पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, इस प्रकार के और पेपर हमारे इस वीडियो जो है चैनल में अपलोड किए गए हैं, उन सभी को आप देखिए और अपने आंसर को बेहतर से बेहतर लिखने की प्रयास कीजिए, ठीक है। और जो भी इसके लास्ट में हम इनके डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। एमके नॉलेज ग्रुप से आप अगर प्रयास करेंगे तो वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगा। और एमके नॉलेज ग्रुप में PDF भी हम उनमें देते हैं, तो आप वहाँ से PDF के डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे पुस्तक भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इस प्रकार के महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रित से आप क्या समझते हैं। तो इन्होंने रित के जो है क्वेश्चन को लिखने का प्रयास किया है और इनको 0 नंबर प्राप्त हुआ है, यानी कि पूरे क्वेश्चन क्या है, गलत है। देखते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा है और किस प्रकार से आंसर होने वाले हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो इन्होंने लिखा है कि रित की अवधारणा को गलत लिखा है, इसका आंसर सही होगा। रित से आप क्या समझते हैं। तो रित जो है आपके एक प्राचीन वैदिक धर्म होता है, ऐसे लिखने पड़ेगा आपको कि रित प्राचीन वैदिक धर्म से है, सही सनातन में प्राकृतिक व्यवस्था और संतुलन के सिद्धांत को कहते हैं। यानी कि वह तत्व जो पूरे संसार और ब्रह्मांड को धार्मिक स्थिति में रखे तथा वैदिक संस्कृति में इसका अर्थ होता है ठीक से जुड़ा हुआ और सत्य या सही से है। यह हिंदू धर्म का मुख्य सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और वैदिक और उपनिवेशिक परंपरा में रित को व्यवस्था का नियम भी कहा जाता है, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इन्होंने डायरेक्ट थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने की किया है, बट सही इन्होंने नहीं लिखा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं रित क्या है। रित का अगर हम बात करें वैदिक दर्शन में, तो रित का वैदिक दर्शन में आता है यानी कि व्यवस्था का नियम को ही रित कहते हैं। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। और रित का यहाँ पर इन्होंने सही लिखा है कि रित का जो होता है वरुण देव रित्व के प्रमुख देवता माने जाते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो इन्होंने गलत लिखा है, इस प्रकार से इन्हें 0 अंक प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीता से पूछा गया है कि गीता में स्थित प्रज्ञ का क्या तात्पर्य होता है, इसको हम देखते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन को गलत आंसर किया है और इस प्रकार से इनको 0 अंक प्राप्त किए हैं। चलिए हम बात करते हैं कि गीता में स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है और इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छे से आप पढ़े होते तो इस आंसर को कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि गीता में स्थित प्रज्ञ, स्थित का मतलब होता है स्थिर होता है या एकाग्रचित्त होना, किसी भी बिंदु पर या किसी भी चीज़ में ध्यान लगाना। और प्रज्ञ मतलब होता है बुद्धि यानी ज्ञान। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर अभी इसको हम अच्छे से अगर व्यवस्थित रूप से लिखना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ वह होता है जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। बस इतना आपको लिखना है कि स्थित प्रज्ञ वह होता है, गीता में स्थित प्रज्ञ उसे कहा गया है जो कि स्थिर होता है, उस व्यक्ति पर किसी भी परिस्थिति में कोई असर नहीं होता है। याद रखेंगे कि स्थित प्रज्ञ का मतलब यह होता है कि उसकी बुद्धि क्या होती है, स्थिर होती है और किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में उसके पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे कि सुख और दुख आप लिख सकते हैं, ठीक है। सुख दुख में भी आपको समान रूप से रहना है।
तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सुख दुख में भी समान रखना है और सम विषम जैसी भी परिस्थिति है तो जो भी स्थित प्रज्ञ को प्राप्त कर लेता है, जो भी विद्वान स्थित प्रज्ञ के ध्यान को प्राप्त कर लेता है, उसमें आपके किसी भी परिस्थिति में वह डगमगाता नहीं है, सभी परिस्थिति में वह क्या रहता है, सम दुख रूप से समान भाव का रहता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसे अगर व्यवस्थित लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण के महाभारत में जगत गुरु कहा गया है और उन्होंने गीता रूपी बोध में स्थित प्रज्ञ का वर्णन 18 श्लोकों में किया है, जिसके 18 लक्षण होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कुछ कुछ आपको 30 शब्दों में लिखने के लिए मात्र आता है। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कि कामनाओं को राग, भय हो गया, आपका दुख हो गया, इन सभी परिस्थितियों में मनुष्य को स्थिर रहना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, बुद्धि हमेशा क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तभी आपको किसी भी चीज़ की समस्याओं को आप निराकरण कर सकते हैं। तो ये अर्जुन की इस बात को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं। ठीक है, इतना आप लिख देते हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 नंबर तो प्राप्त हो जाएगा। और अच्छे से लिखें, यदि आप व्यवस्थित रूप से लिखते हैं या आपको 1.5 नंबर तो अवश्य ही मिल जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप यह 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि आपको 50+ भी मार्किंग आपका किया जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण है। कई हमारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि जिन भी क्वेश्चनों का आंसर गलत है उन क्वेश्चनों का आप बताएंगे, तो इस प्रकार से मैं इसके डिटेल व्याख्या भी करते चल रहा हूँ। आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जिन्हें भी फ्रेंड की इसकी आवश्यकता है आप उन्हें भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन पेपर 2018 का दिया हुआ है और कई क्वेश्चन इसमें से रिपीटेड होते हैं। आप प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है MK नॉलेज ग्रुप से नाम से है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आई बटन पर भी इसका आ रहा होगा आपका लिंक, तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो और भी आपको देखने के लिए इस चैनल में मिलेंगे, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और निश्चित रूप से आपके सफलता में हम सहयोग करेंगे। और मेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मेंस का जो भी आपका पेपर होने वाला है अभी 15 मार्च से स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारा जून का एक सेशन है, तो हम वहाँ पर आपके टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो है मेंस का हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। आप वहाँ पर मेंस का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का है, प्रतीत्य समुत्पाद से क्या आशय है। इन्होंने बिल्कुल गलत आंसर किया है और इन्हें 0 अंक प्राप्त हुए। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, और इस प्रकार से 2 अंक के क्वेश्चन है, 30 शब्दों में हमें लिमिटेशन में लिखना आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या है। अगर हम बात करते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का, तो यह शब्द जो है संस्कृत की 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद जो है यह जैन धर्म से नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप यहाँ पर पहला ही नंबर पर गलत कर दिए हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह बौद्ध धर्म की प्रमुख अवधारणा है, ऐसे आप यहाँ से लिख सकते हैं। और फिर लिख सकते हैं कि जिसके अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद जो है 2 शब्दों से मिला हुआ है, संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें प्रतीत्य, पहला शब्द क्या है, प्रतीत्य है, दूसरा शब्द है समुत्पाद। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका अर्थ भी लिखेंगे। और प्रतीत्य का अर्थ आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की उपस्थित होने पर, ठीक है, किसी वस्तु की उपस्थित, ठीक है। आप इसका जो है प्रतीत्य समुत्पाद का जो अर्थ है लिखेंगे किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर, और समुत्पाद का अर्थ होता है आपका किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, किसी अन्य वस्तु, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों के जोड़ दें तो क्या इसका अर्थ निकलेगा। तो इसलिए अगर हम इसके एक शब्दांश में लिखना चाहें तो प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। इस प्रकार से आप लिखेंगे व्यवस्थित करके कि प्रतीत्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक की उपस्थिति के कारण, ठीक है, किसी एक की उपस्थिति के कारण दूसरे की उपस्थिति होने के कारण किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी किसी के कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी, हम इसके एग्जाम्पल भी एक लिख सकते हैं कि किसी कारण से आप जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी हम कार्य को करते हैं तो उसके पीछे क्या होता है, कुछ न कुछ कारण होता है। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पीछे क्या है, कारण है। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसके पीछे क्या है, कारण है। तो सभी चीज़ के पीछे कारण होता है। इसका मतलब यही हुआ कि प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब यह होता है कि किसी भी वस्तु की उपस्थिति होने से किसी अन्य उपस्थिति का उत्पत्ति होना, इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको 2 नंबर में से 1.5 नंबर तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं। आपको मेंस का प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और व्यवस्थित लिखेंगे तो अच्छा है। और यह जो है कार्यकरण सिद्धांत पर आधारित है, इसे भी हम नोटिस कर देंगे, एक बिंदु में पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह कार्यकरण सिद्धांत पर भी आधारित है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में प्रमा क्या है।
इन्होंने लिखने की कोशिश की है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है और 30 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो न्याय दर्शन का आपको ने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रमा। तो प्रमा का अगर हम बात करेंगे तो न्याय दर्शन के अगर हम इसका यहाँ तक तो ठीक है कि आचार्य गौतम थे और न्याय दर्शन के सत्य ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। इन्होंने ऐसा लिखा है कि कोशिश किया है। आचार्य गौतम है, गौतम बुद्ध नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है, न्याय दर्शन के, ठीक है। यहाँ पर इतना लिखा है सत्य ज्ञान के स्रोत को ही प्रमाण कहा जाता है, यहाँ भी सही है, पर आपको यहाँ पर प्रमा के बारे में बताया गया है। तो इसके आप अच्छे से कैसे लिखेंगे, चलिए मैं इसके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना। आप लिख सकते हैं कि वस्तु को उसी रूप में ग्रहण, इसका परिभाषा है, प्रमा का परिभाषा है वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु है, ठीक है, जिस रूप में वस्तु है, ठीक है, जिस रूप में वस्तु है, ठीक है, वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में क्या है, वस्तु है, ठीक है, तो उसे हम प्रमा कहते हैं। यही प्रमा है। प्रमा का अर्थ आप डिटेल में ना जाकर आपको एकदम सटीक आंसर देना है। जो आपका आंसर पूछा जा रहा है, जो आंसर की डिमांड है, वही आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। तो व्यर्थ की चीज़ों में आपको भूमिका नहीं बनाना है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं न्याय दर्शन के प्रतिपादक आचार्य गौतम है और उनके अनुसार न्याय दर्शन में प्रमा का अर्थ होता है कि वस्तु को उसी रूप में ग्रहण करना जिस रूप में वस्तु को है, जिस रूप में वस्तु है, अर्थात इसका अर्थ होगा यथार्थ ज्ञान। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, अर्थात इसके क्या होता है, यथार्थ ज्ञान भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि रस्सी के रूप में ही ग्रहण करना और घोड़े को घोड़े के रूप में ग्रहण करना, इस प्रकार से है। और प्रमा के आपके प्रकार यहाँ पर इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने प्रमाण के जो है प्रत्यक्ष का प्रमाण इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को अच्छे से देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योग का अर्थ एवं उद्देश्य आपको बताना है। इसके बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो योग के अर्थ को लिखना है। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है योग दर्शन के अनुसार हम बात करेंगे कि योग दर्शन के अर्थ क्या है, इनके उद्देश्य को बताना है। तो इन्होंने आपको लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 30 शब्दों में लिखना है। इन्हें 1 नंबर प्राप्त हुआ है। देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो आचार्य पतंजलि के अनुसार चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है और योग का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति तथा उसके लिए अष्टांग योग की बात करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को थोड़ा और डिटेल लिख सकते हैं। इसमें हमने योग के अर्थ को पूछा है और महत्व को पूछा है। तो योग का अर्थ इन्होंने सही लिखा है, पर इसके महत्व को उजागर नहीं किया है। इन्होंने अष्टांग योग की बात की है, पर योग का क्या महत्व है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मदर्शन है। आप इतना भी लिख सकते हैं कि आत्मदर्शन। योग का मतलब क्या होता है, आत्मदर्शन होता है और उनका ध्येय आत्मदर्शन करने से है, साधन के मार्ग से है। एक विशिष्ट दार्शनिक मतवाद के साथ अगर हम बात करें तो यह योग की बातें सत्य है और योग दर्शन में मूल्य तत्व यह है कि एकाग्र मन शक्ति की स्थापना से है, ठीक है। यानी मन को एकाग्रचित करने के लिए हमें भी ये भी एक पॉइंट में लिख सकते हैं कि आत्मदर्शन है। दूसरा होता है आपका एकाग्रचित कर आप कर सकते हैं। और एकाग्रचित आप कैसे होंगे, तो इनके अष्टांग योग उन्होंने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, समाधि। तो इसमें आपको एक सही एक यानी कि 1.5 नंबर भी आपको इनमें से 1.5 आंसर मिल सकता है और 2 नंबर भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार का आप अच्छे से लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य को परिभाषित करना है। तो इसके अंतर्गत द्रव्य क्या है और इनके महत्वपूर्ण क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने लिखने की कोशिश की है। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 नंबर इन्हें प्राप्त हुआ है। क्या है देखते हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य वह परम सत्ता है जो कि अपनी उत्पत्ति और अस्तित्व में ज्ञान के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता है। द्रव्य वह सर्वशक्तिमान है, अनिर्वचनीय है, नेति है,
विश्व का आधार है स्नोजा, और इस प्रकार से। तो थोड़े से इन्होंने लिखने की कोशिश की है, बट इसका अगर हम सही आंसर की ओर बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं कि स्नोजा जो है बुद्धिवादी दार्शनिक थे, और उन्होंने घोषित रूप से ज्यामितीय विधि के बुद्धिवादी को अपने दर्शन का आधार माना है, और उनके अनुसार द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता व ज्ञान के लिए स्वतंत्र है। तो इस प्रकार से इनके महत्वपूर्ण अगर हम परिभाषाओं को भी पुट करेंगे तो एक अच्छा अंक हमें प्राप्त हो सकता है, 1.5 नंबर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको परिभाषाओं की इन्होंने अच्छे से इनपुट नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ बताना है। ठीक है, इसमें धर्म का क्या है ये क्वेश्चन है, जो कि आपको 30 शब्दों में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, इनको 1 नंबर मिला हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यत अभ्युदय निश्रेष्य सिद्धि और धर्म है, इनका बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त हुआ है। आप इनको टोटल करके हम आपको अंत में बताने वाले हैं, तो वीडियो के आप लास्ट तक बने रहेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, चलिए इसमें हम बात करने वाले हैं कि यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि ऐसा धर्म, अर्थात जिसमें अभ्युदय व श्रेयस की प्राप्ति होती है उसे ही धर्म कहलाती है। इसके अलावा धर्म द्रि धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ धारण करना है, अर्थात जो धारण किया जा सके वह धर्म है। तो यहाँ पर उन्होंने सही लिखा है द्रि धातु, यहाँ तक ठीक है, ये भी सही है। बट यहाँ पर अगर डिमांड है, क्वेश्चन का डिमांड है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताना है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप बताने के लिए किसी दार्शनिक का नाम लेंगे। पहले नंबर पर आप विवेकानंद के अनुसार बता सकते हैं कि विवेकानंद के अनुसार धर्म की क्या परिभाषा है, एक लाइन में बताएंगे। दूसरी लाइन में आप यह बता सकते हैं, दूसरी लाइन में आप गीता हमारा एक महत्वपूर्ण है, जो भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है, तो गीता के अनुसार धर्म क्या है इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि आप महाभारत में भी कहा गया है उसके अनुसार, और एक है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो इन सभी दर्शनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक लाइन आप भी लिख देते हैं, तो इसको आपको 2 नंबर में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो आप सीधा विवेकानंद से लिखेंगे। तो विवेकानंद के अनुसार धर्म वह होता है जो मनुष्य को परमेश्वर प्राप्त करना चाहिए और परमेश्वर का अनुभव करना चाहिए, और परमेश्वर का प्रत्येक दर्शन या बातचीत ही धर्म है। और यदि हम भगवत गीता के अनुसार बात करें तो भगवत गीता के अनुसार धर्म वह है जो धारण करने वाला हो और जिसे धारण किया जा सके। जो धारण किया जाने वाला हो उसे आत्मा कहा जाता है, और जिसे धारण किया है वह प्रकृति है। यानी कि अगर धर्म की बात करें तो जीव का जो है, जीव का स्वभाव ही क्या है, धर्म है। यह भगवत गीता में आपको बताया गया है। तो भगवत गीता के अनुसार जीव का स्वभाव ही धर्म है। जैसे कि आप बता सकते हैं कि एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, एक किसान का धर्म है आपका खेती करना, और एक टीचर का धर्म है आपको पढ़ाना। तो इस प्रकार के भी एक धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार के जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों का जो धारण करने योग्य चीज़ें हैं वे धर्म आते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो 30 शब्दों में या 60 शब्दों में, 100 शब्दों में भी लिखने का आ सकते हैं। तो आप कम से कम 100 शब्दों में लिखने का अगर प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो 125 शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, और इसको 30 शब्दों में भी आपको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको डायरेक्ट आपको लिखना होता है, आपको किसी भी भूमिका और परिचय नहीं देना होता है इस 2 नंबर के क्वेश्चनों में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके उदाहरण के रूप में। अगर हम बात करें तो महाभारत के अनुसार क्या कहा गया है धर्म में, तो महाभारत के अनुसार धर्म में है मनीषी जन उदारता को ही धर्म कहते हैं। यह महाभारत के अनुसार है, यानी कि उदारता को धर्म कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिसल ब्लोवर क्या है, इसके बारे में इनको लिखा है, पर थोड़ी सी इनको अच्छी अंक प्राप्त नहीं हुआ है। पहले 1 नंबर प्राप्त हुआ था, दूसरे बार में इन्हें 0 अंक प्राप्त हुआ है। तो इसका अच्छे से परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, और जो हमारे परिभाषा सटीक हैं उससे ही, परिभाषाएं कभी अलग नहीं हो सकती है, उसकी भाषा भी अच्छे से आपको लिखना होगा। तो मैंने इसका आंसर आपको बता रहा हूँ कि क्या आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इनका क्वेश्चन ठीक है कि RTI के द्वारा ऐसा है। तो व्हिसलर क्या है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका डिमांड के अनुसार आप लिखेंगे कि इसकी डिमांड क्या है। तो इसमें लिखना पड़ेगा कि एक व्हिसलर वह व्यक्ति है जो संस्थान के अंदर होने वाले अवैधानिक, आप लिखना पड़ेगा पहला अवैधानिक, ठीक है, अवैधानिक, अनैतिक, ठीक है, अनैतिक, ये भी आपको जो ये सब शब्दांश जो पॉइंट रहते हैं इन्हीं पर आपको नंबर मिलता है। ठीक है, अनैतिक या गलत क्रियाविधि को, ठीक है, गलत जो भी क्रियाविधि हो रहे हैं, क्रियाविधि को उजागर करता है। ठीक है, लोक हित में क्या करता है, उजागर करता है, उसे ही हम क्या होते हैं, व्हिसल ब्लोवर कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, सूचनाओं को करते हैं, बट इनको नंबर नहीं मिला है, थोड़ा सा इनको मिल जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यह भी लिख सकते हैं कि व्हिसल ब्लोवर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक व्हिसल ब्लोवर होते हैं पहला, दूसरा होते हैं बाह्य।
तो आंतरिक का मतलब यह होगा कि किसी भी सूचनाओं को जब आप भ्रष्टाचार वगैरह को आप उजागर करते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा का नियम है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, किसी भी लोक जन के कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका भी आप उजागर कर सकते हैं। तो आंतरिक का मतलब यह होता है कि किसी भी कानून को अधिकारी को बताना है आपको, अधिकारी को आप यदि जानकारी देते हैं उस भ्रष्टाचार की बारे में तो वह आंतरिक व्हिसल ब्लोअर कहलाएगा। और बाह्य व्हिसल ब्लोअर का मतलब यह होता है कि आप मीडिया को इसकी जानकारी देंगे, ठीक है, मीडिया के द्वारा आप उसको उजागर करेंगे। 30 बार का आपको जानकारी लिखेगा। इस प्रकार से दोनों प्रकार को भी आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे या 1.5 नंबर आपको अंक मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ने वाले हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीव क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जैन दर्शन से हमेशा पूछा जा रहा है। इससे भी सेकेंड नंबर हम पहुंच गए हैं। सेकेशन 2 में अधिकतम अंक आपको 4 नंबर मिलेंगे और 60 शब्द है लिमिटेड, इसका लिखना है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव का स्वरूप क्या है इसे बताया गया है। आप इसे भी अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे और इन्होंने अच्छे से लिखने की कोशिश किया है। 50% यहाँ पर इनका मार्किंग हुआ है, तो इस प्रकार से भी एक अच्छा मार्किंग हम कर सकते हैं यदि 2 में से 1 मिल जाए। और यदि हम बात कर सकते हैं कि 4 में से अगर 2 मिल जाए तो भी अच्छा है। इस प्रकार से हम टोटल अगर बात करें तो 700 हमारा मार्क्स मिल जाए अगर सभी सब्जेक्ट में, तो एक बेहतर मार्क भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कटअप जो हमारा जाता है वह 650 के आसपास कटअप जाता है और इंटरव्यू के कुछ नंबरों को हम जोड़ ले तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 4 में से 4 तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन में, बट आपको 3 नंबर या 3.5 नंबर भी मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप ध्यान देते रहेंगे। तो देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बेहतर आंसर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो जैन दर्शन के अनुसार जीव क्या स्वरूप आपको पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जैन दर्शन, ठीक है, कि एक प्रमुख भारतीय दर्शन है। जैन दर्शन आत्मा को जीव कहा गया है, ठीक है। जैन दर्शन में आत्मा को जीव माना गया है और इसके अनुसार जीव अमर है, ठीक है, स्वच्छंद है, शांत है। जैन दर्शन में मानता है कि एक ही शरीर में एक से अधिक आत्मा हो सकते हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में एक से अधिक दिए हो सकते हैं। साथ ही त्रिरत्न ज्ञान, दर्शन और चरित्र के द्वारा आत्मा अनंत कोश, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति को प्राप्त करता है। बेहतर करने का प्रयास किया है इन्होंने, लेकिन कुछ आप और अच्छे से पॉइंट को आप लिख सकते हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जैन दर्शन में एक प्रमुख भारतीय दर्शन है। जैन दर्शन में आत्मा को जीव माना गया, इन्होंने लिखने की कोशिश किया है और इसके अनुसार जीव अमर है, स्वच्छंद है, शांत है, सभी चीज़ें लिखी हैं। तो इनको आपको और थोड़ा सा अगर व्यवस्थित लिखा जाए, जैन दर्शन के स्वरूप के बारे में और लिखा जाए, ठीक है, स्वरूप के बारे में अच्छे से लिखा जाए तो इन्हें 3 नंबर तक भी अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले इन्हें 3 नंबर प्राप्त हुआ था, बट 2 नंबर फिर से प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार परमा को परिभाषित करना है। तो परमा के बारे में दिया गया है। न्याय दर्शन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, 60 शब्दों में हमें लिखना है। इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो इन्होंने 0 अंक प्राप्त किया है, यानी कि पूरे गलत लिख दिया है, आंसर गलत दिया है। चलिए इसका आंसर क्या होगा न्याय दर्शन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ और किस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए न्याय दर्शन की अगर हम बात करेंगे तो अनुमान की परिभाषा यहाँ पर पूछा है तब, और उसके प्रकार भी आपको लिखना है। तब पहले हम उसके परिभाषाओं को देखेंगे। तो न्याय अनुसार जो है अनुमान प्रमाण से उन सभी पदार्थों की ज्ञान किया जाता है। यानी अनुमान से आप लिखेंगे कि पहला यहाँ पर लिखेंगे कि न्याय दर्शन में अनुमान, तो अनुमान यहाँ लिखेंगे और इसके बाद परिभाषा लिखना शुरू करेंगे। परिभाषा में आप लिखेंगे कि अनुमान प्रमाण से उन सभी पदार्थों का ज्ञान किया जाता है जो इंद्रिय द्वारा ज्ञात होते हैं, ठीक है। अनुमान से क्या होता है, आपको पदार्थों के क्या होता है, ज्ञान किया जाता है। इतना आपको लिखना होगा। ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। जो इंद्रिय द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखते हैं, जो यहाँ पर लिख सकते हैं जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो अनुमान से क्या है, तो हम लिखेंगे अनुमान प्रमाण में उन सभी पदार्थों का ज्ञान है। ऐसे लिखेंगे, अनुमान जो है प्रमाण में उन सभी पदार्थों का ज्ञान किया जाता है जो इंद्रिय द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखते हैं और दूरस्थ या अविद्यमान होने के कारण इंद्रिय से ज्ञात नहीं होते हैं, अथवा जिसे इंद्रिय से ज्ञात होने की योग्यता ही नहीं होती है। इसके 2 भेद होते हैं, एक इसका स्वार्था अनुमान होगा और एक इसका होगा प्राधा अनुमान होगा। तो इस प्रकार से 2 भेद हो गए। और इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार में इसके क्या होते हैं, पहला इसका अगर प्रकार में हम बात करें तो पूर्ववत, ठीक है, इसके प्रकार एक होगा पूर्ववत होगा। दूसरा इसका प्रकार है शेषवत होगा। और पूर्ववत का मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, कारण से कार्य का अनुमान लगाया जाता है तो उसे हम पूर्ववत कहते हैं। शेषवत का मतलब होता है कार्य से कारण का अनुमान लगाया जाता है। और इसके जो है तीसरा है, इसका तीसरा जो है आपका सामान्यतो दृष्टांत, सामान्यतो
दृष्ट, समानुतर दृष्ट, ये 3 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से न्याय के अनुमान को हमने परिभाषित किया, उसके बाद प्रकार लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर में 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को और देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कारणता के विभिन्न सिद्धांत को आपको लिखना है, ठीक है। इन्होंने 60 शब्दों में लिखा है और 4 में से इन्हें 3 नंबर प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आंसर मान सकते हैं कि अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। चलिए, अरस्तु के कारण जो है सिद्धांत के अनुसार ठीक है, हम बात करने वाले हैं अरस्तु के कार्यकरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु या कार्य अपने कारण में निहित होता है। अरस्तु में कार्य के 4 कारण बताए हैं, इसके बारे में इन्होंने डिटेल से काफ़ी अच्छा लिखा है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी अच्छे से आंसर किया है, ठीक है। चलिए, अरस्तु के देखिए हम बात करने वाले हैं। अरस्तु के कारण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु का कार्य अपने कारण से निहित होता है और अरस्तु ने अपने कार्य में 4 कारण बताए हैं। पहला है आपादान कारक, दूसरा है निमित्त कारण, तीसरा है आकृति और चौथा है विषय। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से आंसर को लिखा है, जिनमें वस्तु का निर्माण होता है। घड़ा के लिए मिट्टी जो वस्तु के कार्य का निर्माण करता है, निमित्त कारण है। आकृतिकरण में निमित्त कारण के निर्भर करता है और किस लिए वस्तु कार्य का निर्माण करता है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से आंसर को किया है। तो इस प्रकार से इनका आंसर बेहतरीन माना जाएगा और अच्छा अंक इन्हें प्राप्त किया है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो इनका देखिए, महात्मा गांधी के आपके एकादश व्रत के बारे में आपको पूछा गया है। तो महात्मा गांधी के डायरेक्ट आपको एकादश व्रत को लिखना है। पहला है सत्य है, अहिंसा है, अस्तय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, अस्वाद है, अभय है, अस्पृश्यता है, सर्वधर्म संभाव है, सश्रम है और सत्याग्रह। यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है। सत्याग्रह के जगह पर आपको क्या होगा, स्वदेशी उनका था। 11वां जो उनका जो धर्म था वह स्वदेशी धर्म था, यानी कि अपने जो भी आसपास के वस्तुएं हैं उन सभी चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में महात्मा गांधी ने बताया था। तो इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो 2.5 नंबर भी अच्छा है। एक और इन्होंने अच्छा लिखा होता तो 3 नंबर या आपको 3.5 नंबर भी आपको अंक मिल जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के बारे में आपको बताने की कोशिश की गई है। विभिन्न कारणों को आपको बताना है। तो भ्रष्टाचार के तात्पर्य क्या है, अपने पद का दुरुपयोग करके गैर कानूनी रूप से लाभ प्राप्त करना, इस प्रकार से भ्रष्टाचार है, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण अधिकारियों ने नैतिकता का ह्रास होता है, ये भी सही है। समाज में आने वाले बढ़ने की लालसा होती है, ठीक है। नागरिकों में अशिक्षितों का कम जागरूक होना, वस्तु तथा सेवाओं की सीमित उपलब्धता और समाज में भ्रष्टाचार को मान्यता देना। तो इस प्रकार से कारण को अच्छे से लिखा है और आप अच्छे से लिखेंगे तो 3 नंबर या 3.5 नंबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और भी इसमें आप लिख सकते हैं कि समाज के अंतर्गत जो भी अपने सगे संबंधियों को भी गैर कानूनी रूप से आप उनको लाभ पहुंचाते हैं, ये सभी कारण हैं। और भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण कारण जो हैं आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, अपने जो भी कई प्रकार के कारण हैं, उन सभी कारणों को आपको पॉइंट में अधिक बेहतर तरीके से लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक है। और आंसर भी आपको पूर्ण मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्यकरण सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको 100 शब्द है, लिमिट की सीमा 8 नंबर में पूछा गया है। सेक्शन हम 3 में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होता है कि 100 शब्दों में लिखना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर इनका आंसर है कि सांख्य दर्शन भारतीय षट दर्शन में से एक दर्शन है और जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि को माना जाता है, राइट है। और सांख्य दर्शन में कार्यकरण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य अपने उत्पत्ति में अपने पूर्व अपने उपादान कारक में विद्यमान रहता है। और इसे की व्याख्या करते हुए कपिल मुनि कहते हैं कि घड़ा अपने उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान कार्य यानी मिट्टी पर विद्यमान रहता है। इसी सृष्टि का आपादान कारण प्रकृति है तथा प्रकृति एवं पुरुष के इस सृष्टि का सृजन होता है। और भगवान बुद्ध एवं अरस्तु के भी इसी प्रकार के कार्यकरण सिद्धांत दिए गए हैं, जबकि न्याय दर्शन इस कार्यकरण सिद्धांत का विरोध करता है। तो इस प्रकार से इन्होंने अच्छा लिखने का प्रयास किया है और अच्छा अंक प्राप्त किया है, यानी 50% इनका मार्किंग हुआ है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि 8 में से आपको 4 मिल जाते हैं।
तो काफ़ी अच्छा है। हम 6 या 7 तक भी पहुँच सकते हैं। अब थोड़ा सा फैक्ट की ओर हम बढ़ें तो, या सटीकता के साथ लिखे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात करने वाले हैं स्पिनोजा के सर्ववाद को विवेचना कीजिए इसके बारे में कि स्पिनोजा की एक सर्ववादी सिद्धांत ईश्वरवादी सिद्धांत है, ठीक है, जो कहते हैं इस अनुसार का कर्ता धर्ता निर्माता ईश्वर है। अर्थात स्पिनोजा ने सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत में ईश्वर को सर्वोच्चतम शक्ति माना है, ठीक है। स्पिनोजा ने ईश्वर को द्रव्य कहा है तथा उनके अनुसार द्रव्य वह स्वतंत्र सत्ता है जो अपने अस्तित्व और उत्पत्ति के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से इसमें भी आप इनका काफ़ी अच्छा अंक मिला है। 8 में से 3 नंबर प्राप्त है। थोड़ा सा और बेहतर लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा आंसर कर पाएंगे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समानता संबंधी विचार को लिखना है। इस प्रकार से देखिए मार्किंग किया गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को आप देखेंगे और किस प्रकार से आप और क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं और आपके अच्छे से अंक प्राप्त करें। यहाँ पर 8 मार्क हैं, इसका भी 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। इन्होंने 4 अंक प्राप्त किया है, 5 अंक पहले था, फिर इन्हें 4 अंक दिया गया है, ठीक है। डबल चेकिंग भी कभी कभी होते हैं। इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारत की जातिवाद व्यवस्था का अध्ययन किया था और समानता संबंधी विचार के जो निम्न जाति उन्होंने मिल्स के सिद्धांत के अनुरूप एक जाति पर दूसरे जाति के शोषण का विरोध किया और साथ ही ऐसी पुस्तकों को खत्म करने की बात कही जो जाति में शिक्षा देता है। तो इस प्रकार के भी महत्वपूर्ण आप लिख सकते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता में डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि भारतीय समाज में पहले से अस्पृश्यता नहीं रही है बल्कि यह कालांतर में विकृत हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है, पॉइंट वाइज ऐसे करके आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। इनका जो है 4 नंबर प्राप्त हुआ है, 50% मार्किंग हुआ है। थोड़ा सा और पॉइंट वाइज आप लिखेंगे अच्छे से तो आपको और अधिक अंक मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस खंड का हम आपको 5वें खंड में पहुंच चुके हैं। हमारा जो 75 शब्दों में लिखने के लिए क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में है कि आचार्य शंकर के ब्रह्म के स्वरूप को विवेचना कीजिए। इन्हें 7 नंबर मिला हुआ है, यानी 15 में, पहले इन्हें 9 नंबर था, फिर काट के इन्होंने 7 नंबर मिला है। तो इस प्रकार से मार्किंग होता है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी है। आचार्य जो है शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया था, ठीक है, जिसका मुख्य विषय है ब्रह्म की व्याख्या करना, ठीक है। अद्वैतवाद की इन्होंने बताया है कि ब्रह्म और आत्मा एक है, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि आचार्य शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप क्या है, यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा लिखने का प्रयास किया है और अच्छा है, ठीक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ठीक है। यह परंपरा सत्य है, यह क्या सच्चिदानंद सत्य चित आनंद है। चौथा इन्होंने पॉइंट अच्छे से लिखने की कोशिश की है। थोड़ा सा और पॉइंट को अगर हम डिटेल में व्याख्या कर सकें और अच्छे से लिखें तो आपको और भी अच्छे अंक मिल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा इनको पॉइंट में आप अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी उनके सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को अच्छे से लिखेंगे तो निश्चित रूप से और अंक अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं। और 50% से अधिक अंक प्राप्त करना कि आप सिलेक्शन की लिस्ट में हैं, इस प्रकार के रहता है कि अधिकतर अंकों में 50% ही मार्किंग होता है या CGPSC में, और 50% मार्क लाने पर ही आपको एक अच्छा अंक माना जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, यह काफ़ी अच्छा आंसर कहा जा सकता है। थोड़ी सी और सुधार हम कर सकते हैं क्योंकि बेहतर की गुंजाइश होती है। अतः शंकराचार्य ने नीति सिद्धांत के आधार पर यह बताया है, कहते हैं कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, हमें केवल यह कह सकते हैं कि ब्रह्म है क्या नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अच्छा है। चलिए हम अब बात करते हैं, हम पार्ट 2 में पहुंच गए हैं जिनमें हम 50 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं समाजशास्त्र से, ठीक है। समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं, काफ़ी लोग और काफ़ी अच्छा आंसर किया है इन्होंने। किसी विशेष क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के समूह जिनमें हम नहीं की भावना रहती है समुदाय कहलाती है, ठीक है। विशेषताएं अगर हम बात करें तो स्वतः विकास है, एक निश्चित नाम है, अनिवार्य सदस्यता स्थायी है। तीनों ने 1.5 अंक प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा अंक मिला है। चलिए पुरुषार्थ की अवधारणा को बताना है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा अंक प्राप्त किया है, काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। 30 शब्दों में लिखना है, 2 अंक में 1.5 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। भारतीय समाज में मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न को पुरुषार्थ कहा जाता है, ठीक है। और 4 पुरुषार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, ठीक है। मोक्ष से सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ होता है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्नावली और साक्षात्कार में अंतर बताना है, 2 में से इन्हें 1 नंबर मिला हुआ है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश या गुंजाइश है इसमें कि इसमें से प्रश्नों को पहले निश्चित होता है, प्रश्नों की संख्या निश्चित होती है, जबकि साक्षात्कार जब होता है तो इसमें तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं, विषय है, और प्रश्नों की संख्या अनिश्चित होती है। तो महत्वपूर्ण रूप से इसकी आत्मा का हम बात करेंगे। मूल्य तत्व क्या होता है? प्रश्नावली और साक्षात्कार का मूल्य अंतर आपको पूछना चाहिए, और मूल्य अंतर आप लिखेंगे तो 2 नंबर में 2 नंबर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। सामाजिक विषमता के बारे में बताया गया है, समाज में व्याप्त उच्च नीच, छुआछूत और अमीरी गरीबी जैसे असमानता को सामाजिक विषमता कहते हैं, ठीक है। सामाजिक विषमता का कारण जाति प्रथा और संसाधनों को उचित बंटवारा का और जनसंख्या प्राकृतिक कारण है। तो कुछ इन्होंने कारण को देने की कोशिश की है। तो स्पष्टता में अगर आप थोड़े से और स्पष्ट रूप से करेंगे, महत्वपूर्ण लिखेंगे, तो आपको 1.5 नंबर मिल सकता है। 1 नंबर मिला है, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। वर्ग क्या है? वर्ग के बारे में इन्होंने लिखने की कोशिश की है। इनका जो है
क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं मिला हुआ है। वर्ग सार्वभौमिक संपन्नता है, विश्व के सभी देशों में वर्ग पाया जाता है। वर्ग से तात्पर्य समाज में व्यक्तियों के आर्थिक श्रम स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे सामान्य वर्ग होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, सामाजिक अगर हम विघटना की बात करेंगे, इसके क्वेश्चन को कैसे लिखा है इन्होंने, यहाँ आप देख सकते हैं। सामाजिक विघटन का सामान्य जो है मतलब है समाज को बांटना, और कारण अलगाव तथा आर्थिक कारण क्या है, प्रकृति के कारण क्या है, परिवारों में बंटवारा है। और इसके जो नेक्स्ट तीसरा पार्ट है उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको निश्चित रूप से, यह टाइम वेस्ट नहीं होगा आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 2 नंबर मिला हुआ है, 3 नंबर यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इनको 2 नंबर यहाँ पर मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा आंसर है। ठीक है, तो वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्हें भी ज़रूरत है उन्हें आप फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, ताकि वे अपने मेंस की तैयारी में अच्छा सहयोग प्राप्त कर सकें। ठीक है, और इसके बारे में हम तीसरा जो हमारा पार्ट है छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य के, इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, और इस प्रकार से हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा आंसर लिख पाएंगे, और निश्चित रूप से इन सभी को ध्यान हम दे सकते हैं। जैसे कि इन्होंने 60 शब्दों में 4 नंबर में 2 अंक प्राप्त किया है, 50% इनका मार्किंग हुआ है, तो ये भी अच्छा अंक माना जा सकता है, क्योंकि जब आप ऊंचे अंकों में जाते हैं तो 4 में से 2 अंक या 3 नंबर तक ही जा सकते हैं, 4 नंबर तो मिलता नहीं है, 2 में से 2 प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि छोटे अंकों में छोटा नंबर दिया जा सकता है, बट इसमें थोड़ी सी कट जाती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच संबंध क्या है, इसके बारे में। चलिए, ग्रोवर ने क्या लिखा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक मानवशास्त्र को जुड़वा बहन कहा है। ठीक है, समाजशास्त्र जहाँ पर आदिम समाज का अध्ययन करता है, वहाँ पर सामाजिक आधुनिक जटिल समाज का अध्ययन करता है। मानवशास्त्र की सहायता से समाजशास्त्र में संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, वहीं समाजशास्त्र की सहायता से मानवशास्त्र में संस्कृति की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी अच्छा आंसर है। सामाजिक अंतःक्रिया के अवधारणा को बताइए, इसका लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं तथा अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और इन प्रक्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व क्या है? व्यक्तित्व का विकास करना, परिस्थिति और भूमिका का ज्ञान, समाज के समझने में सहायक और सामाजिक एकता का सहायक है। काफ़ी अच्छा आंसर किया है, बट थोड़ी सी इसमें कमी है, इस प्रकार से इन्हें 1.5 अंक प्राप्त हुए 4 में, और थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और पुस्तक में मिलाकर देखिए कि क्या और बेहतर से बेहतर आंसर किया जा सकता है, और मेंस का प्रैक्टिस करेंगे और अपने टीचर से जांच कराइए कि क्या कमी रह जा रही है, क्या हमें अच्छा अंक प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और कुछ क्वेश्चनों को यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से मार्किंग क्या है। 60 शब्दों में हमारा जो है सेकेंड पार्ट आता है 4 नंबर का, तो इनको 2.5 यानी 2.5 नंबर मिला है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, और जो समाज की बंधपूर्ण वर्ण कहा जाता है, इसमें दूसरे जाति के सामाजिक संबंध को खान पान प्रतिषेध, रक्त शुद्धिकरण, विशेष श्रम व्यवस्था, समाज में क्या होता है, परिस्थिति और जन्मजात आदि दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। सामाजिकरण के अगर हम प्रमुख चरणों की हम बात करेंगे तो इनके बारे में क्या आंसर लिख सकते हैं। सामाजिकरण में अगर हम बात करें तो एक प्रक्रिया है जिसमें अगर हम बात करें 8 नंबर में 100 शब्दों में लिखना था, 50% यहाँ पर मार्किंग हुआ है, 4 नंबर इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, सक्रिय सदस्य के रूप में स्थापित हुए हैं। सामाजिकरण के अंग है, परिवार में समाज और विद्यमान है, राजनीतिक पार्टियों और महान व्यक्तित्व के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सामाजिकरण और जीवन प्रयत्न के बारे में हम बात करेंगे, प्रक्रियाओं को। सामाजिकरण के प्रमुख चरण क्या क्या होंगे? मौखिक चरण है, सोच चरण है, तदात्मिक चरण है, प्रौढ़ युवा चरण, प्रौढ़ चरण है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, वृद्ध चरण। ठीक है, सामाजिकरण का अगर हम बात करें लाभ की, तो व्यक्ति का महत्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है और समाज का सक्रिय व्यक्ति बनता है और सामाजिक एकता में सहायक होता है, समाज में होने वाले परिवर्तन के लिए जागरूक होता है। तो इस प्रकार से सामाजिकरण के बारे में आपको डिटेल बताया गया है। चलिए और देखते हैं कैसे क्वेश्चनों को लिखना है। सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति के बारे में क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और सामाजिक अनुसंधान से तात्पर्य है अवलोकन, ठीक है, निरीक्षण, प्रश्नावली, सूची, साक्षात्कार इत्यादि में माध्यम से समाज में व्याप्त असमताओं क्या है, उनके संसाधन क्या पता लगाने के बारे में भी बात किया गया है। ठीक है, वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इस विधि के समस्याओं का समाधान पर पूर्वानुमान आसान होता है। सिद्धांतों की स्थापना का पूर्वान्वेक्षण सटीक से तरीके से कर सकते हैं। समस्याओं तथा समाधान में महत्व कारण सिद्धांत स्थापित किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धति के में त्रुटि की संभावना कम होती है, अतः यह ज़्यादा उपयोगी होगा और विभिन्न समस्याएं के माध्यम से काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। इस प्रकार से आप इसको मॉडल आंसर के रूप में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मॉडल आंसर के रूप में आपके समक्ष और भी क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रैक्टिस के रूप में लाते रहेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलेंगे। देखिए हमने सेक्शन 4 में पहुंच गए हैं। इस प्रकार से 10 मार्क्स हमारा जो होता है 125 होता है इसमें से आपको अथवा में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो भी आप क्वेश्चन लिखना चाहें। इसमें से इनको 3 नंबर केवल मात्र प्राप्त हुआ है। काफ़ी गलत क्वेश्चन का आंसर किया है इन्होंने,
तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि समाज में संस्कृति को जीवन जीने की कला के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि व्यक्ति के बात करेंगे तो सामाजिक परिदृश्य की सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है संस्कृति और निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे अपने पुस्तक में कि किस प्रकार से आंसर और भी बेहतर लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है और इसमें अधिक से अधिक अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें टॉपर का अगर हम बात करें तो 200 में आपको आउट ऑफ अगर हम बात करें तो 150 तक भी 140 तक भी अंक प्राप्त कर लिए हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा मार्किंग होता है, क्योंकि इसमें आप अच्छे से यदि आप लिखते हैं तो इसमें मार्क्स आपको अधिक प्राप्त होते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के हम 75 नंबर का मार्क्स इसमें पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ का हमारा पार्ट होता है जिनमें जनजातियों के बारे में पूछा गया। जनजाति को आपको परिभाषित करना है, 2 में से 1 मिला हुआ है कि जनजाति से तात्पर्य जंगलों में निवास करने वाले उन लोगों से हैं जिसे किसी स्थान पर मूल निवासी माना जाता है। अनुच्छेद 342 में शामिल जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है। जनजातियों की अगर हम बात करेंगे, भाषाई समूह की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जनजाति भाषा समूह को 3 प्रकार में बांटा गया है। आर्य भाषा समूह है, द्रविड़ भाषा समूह है और क्या है नेक्स्ट है जो है आपको मुंडा भाषा है। तो इस प्रकार के बहुत ही काफ़ी अच्छा आंसर है और इनके 1.5 नंबर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घोटुल। घोटुल से आंसर पूछा गया है। घोटुल मोड़िया जनजाति का युवागिरी है। युवाओं के सांस्कृतिक शिक्षा देना तथा उनके एक दूसरे से परिचित कराना है। जीवन साथी का चयन सहयोग करना है। घर गृहस्थी का कार्य भी सिखाया जाता है। 1.5 नंबर मिला है। काफ़ी इस प्रकार से आप अच्छे लिखेंगे पॉइंट वाइज में। और जो क्वेश्चन का डिमांड है आप डिमांड में पहुंचिए और आंसर को पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके आप लिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा व्यवस्थित आंसर कहा जाएगा। जत पखाम के बारे में लिखने की आया था। ठीक है, जत पखाम में सनातन पंथ से संबंधित है। यह जो है गांव के मध्य बनाया जाता है। सफ़ेद रंग का होता है। गुरु घासीदास के समर्पित है। पंथी नृत्य के समय इसमें जत पखाम मनाया जाता है और सबसे ऊंची जत पखाम जो है गिरौदपुर में है, जो कि हमारे जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इस प्रकार की चीज़ें आप यदि लिखते हैं तो 2 में से 1.5 नंबर मिलता है। काफ़ी अच्छा अंक कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का नाम लिखना है। पॉइंट वाइज एकदम लिखिए, आपको 2 में से 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोकोक्ति। क्या कहते हैं? लोकोक्ति को परिभाषित करना है। आप सभी लोग जानते होंगे, आपको परिभाषा लिखना है। पहले यहाँ पर देखिए लंबे अनुभव को सृजित करता है। बढ़ई की डोकी और 1-2 एग्जाम्पल लिखना है। आपको 1.5 नंबर अच्छे से मार्क किया जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हरिताल का उत्सव। उत्सव से काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने। 1.5 नंबर इनको प्राप्त हुआ है। हरिताल का छत्तीसगढ़ के तीजा भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा है। 1 नंबर दिया, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे पॉइंट में आप लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आंसर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए सरहुल क्या है? काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है। 1.5 नंबर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल काफ़ी अच्छा आंसर है। जनजाति का नृत्य चैतमास संस्कृत वृक्ष है। इस प्रकार से आप सटीक आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए फास्ट कुछ चलते हैं। कोटम-बसर गुफा की क्या है इसके बारे में लिखा है। कोटम-बसर गुफा के बारे में काफ़ी अच्छा लिखा है। आपको 4 नंबर में 3 अंक प्राप्त हुआ है। बेस्ट, आप इसको बेस्ट मानिए। तो इस प्रकार के आंसर काफ़ी अच्छे कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है। 60 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर प्राप्त हुआ है। काफ़ी अच्छा है। अनुसूचित जाति ऐसे लिखिए और ऐसे आप अंतर बताने के लिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अनुसूचित जनजाति से उल्लेख अनुच्छेद 341 में किया गया है और अनुसूचित जनजाति को उल्लेख 342 में किया गया है। इनमें समाज शोषित होता है। इनमें आदिवासियों को पिछड़े शामिल किया जाता है। इनमें पिछड़े जाति को सम्मिलित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या 12% है। इसके 30.362% है। मैदानी क्षेत्र में है, जंगली क्षेत्र में। इस प्रकार का आप लिखते हैं। काफ़ी अच्छा आंसर है और अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, आदिवासियों के आंदोलन की अगर हम बात करें तो 103 नंबर प्राप्त हुआ है। 4 में 3 अंक प्राप्त करना एक बेहतर अंक माना जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अनेक आदिवासी आंदोलन में हुए हैं जिनके कारण है संस्कृति में हस्तक्षेप है। अंग्रेजों द्वारा उनके वनों पर अधिकार है। वर्षों के प्रवेश का अनुमति देता है। और हलवा विद्रोह के बारे में इन्होंने लिखा। तारापुर विद्रोह क्या है, परलकुट विद्रोह क्या है, सभी विद्रोह के बारे में डिटेल इन्होंने लिखा है। टिप्पणी करने की बात की है। सभी विद्रोह को आप लिखते हैं तो इस प्रकार से आपको अच्छा अंक
प्राप्त होता है, 3 नंबर इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ लोक गणपत की हम बात करेंगे। गणपत के बारे में भी काफ़ी अच्छा है, 4 में से 3 अंक प्राप्त हुआ है, काफ़ी अच्छा है। गणपत छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह हास्य व्यंग आधारित होती है। इसमें सामान्यतः जो पुरुष होते हैं वो पुरुष महिला होते हैं तथा इनमें विदूषक होती हैं तथा महत्व को ध्यान रखा जाता है। यह समकालीन बुराइयों पर तत्कटाक्ष भी करता है और इसमें रात के समय होता है। ठीक है, आसपास के लोग इसमें देखने आते हैं तथा यह दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से मुख्य फेमस है। ठीक है, सिरपुर के बारे में क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा आंसर है, 4 में से 3 अंक प्राप्त किया है, 60 शब्दों में लिखा है। ठीक है, सिरपुर महासमुंद जिले के महानदी के तट पर बसा हुआ है, आप इससे लिख सकते हैं। सरपुरी वंश में है तथा पांडु वंश से राजधानी था। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्विक स्थल भी है। यह लक्ष्मणेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ भी आप देख सकते हैं। महत्व के बारे में उनके क्या क्या महत्व है इसके बारे में लिखा जा सकता है। आनंद प्रभु है तथा बिहार है, प्रभु कुटी बिहार है। और वेनसांग के बारे में लिखा है, 3739 ईस्वी में यहाँ आए थे। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा आंसर कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण करती है? टोकरी निर्माण 4 नंबर में 3 नंबर, काफ़ी अच्छा आंसर। छत्तीसगढ़ के विभिन्न प्रकार के जनजातियों के विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रचलन किया है, जैसे कि खेरवार जनजाति के कार्यों का कथा एकत्रित करना, ओझा जनजाति के कार्यों को करना, गोदना तथा देवार जनजाति कार्यों को करना, गायन आदि भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से अच्छा आंसर आप कह सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अगर हम जीडीपी का योगदान अगर बात करें तो बहुत पूर्ण है उनका जनजातियों का। ठीक है, डोकरी बनाने में है। कमार जनजाति द्वारा गरियाबंद में क्या होता है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। कंडरा है, सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है। बिरहोर कहाँ पर, रायपुर जसपुर है। और धनमान आपके जो है रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बस्तर में गौड़ जनजाति के अगर हम कलात्मक स्तंभों की अगर हम बात करें, काफ़ी अच्छा आंसर है, 100 शब्दों में लिखना है और 8 में से इन्हें 5 नंबर प्राप्त हुआ है, काफ़ी बेहतरीन है। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। कुल जनजातियों का 56% जनजाति होती हैं गौड़ है। गौड़ जनजाति सबसे अधिक बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति का अनेक उपजातियाँ होती हैं, जैसे मुड़िया, माड़िया, गोरला इत्यादि हैं। गौड़ जनजाति में स्मृति स्तंभ का विशेष महत्व होता है और यह स्तंभ लकड़ियों से बनी होती हैं, जिनमें प्रकृति को रंगों को रखकर सुसज्जित रूप से लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा आंसर। ठीक है, मेघनाथ जो है, मेघनाथ पर्व है जो, ठीक है, मेघनाथ पर्व स्तंभ लगाया जाता है और इसके अंतर्गत मृतक स्तंभ के रूप में भी लाया जाता है। ठीक है, पूर्वजों को यादों में संजाया जाता है। ठीक है, आदिवासी संस्कृति में अनुरूप रूप से चलाया जा रहा है। आगामी पीढ़ी में जनजातीय संस्कृति के लिए सचेत करता है और जनजाति में विशेषकृत रक्षा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देवारों। ठीक है, देवारों के सांस्कृतिक परंपरा का अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, देवारों के छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली एक जनजाति जिसका मुख्य काम परंपरा लोक गाथाएं हैं। गायन का वादन क्या है, देवार जनजाति संबंधित क्या है। इन्होंने हाल ही में पद्म भूषण अवार्ड मिला है। काफ़ी अच्छा आंसर नहीं लिख पाया है, इन्हें 2 नंबर काफ़ी मिला हुआ है। इनकी परंपराओं और परंपरागत नृत्यों पर प्रकाश डालना था, बल्कि इनके जीवन वृत्त के रूप में लिखा है। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण आप ध्यान रखेंगे। इनके महत्वपूर्ण रूप से लिखने की कोशिश की है, बट उसके परंपराओं को जो क्वेश्चन में पूछा है, डिमांड क्वेश्चन को, डिमांड को पढ़ना है आपको। डिमांड जो है, जो पूछा जा रहा है वही आंसर। अच्छा आंसर क्या होता है, जो पूछा जा रहा है हम उसी आंसर में लिखेंगे, जो पूछा जा रहा है वही आपको बताना है। ठीक है, 17 जो है आपके इसमें बताया गया है, 175 शब्दों में 15 मार्क का है। ठीक है, 12 नंबर प्राप्त किया है, 15 में 12 नंबर, बेस्ट, एकदम बेस्ट आंसर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य का जनजातीय प्रधान राज्य है। यहाँ पर 30.62% जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार 161 प्रकार के उप प्रकार की जनजातियाँ हैं। ठीक है, और जनजातियों के विवाह के बारे में बताया गया है। सभी विवाह इन्होंने लिखा है। दूध लोटावा विवाह ममेरे फुफेरे भाई बहनों में किया जाता है और उतो विवाह या विधवा विवाह और गौड़ जनजाति में किया जाता है। पायसूत्र विवाह अपहरण विवाह जो है लड़की का अपहरण कर लिया जाता है, गौड़ में होता है। तीर विवाह जो है योग्य और वर न मिलने पर लड़की तीर से विवाह करती है। ठीक है, यह बिंजवार जनजाति में होता है। काफ़ी अच्छा आंसर। परिधांग वधु मिलाकर विवाह को उम्दा उदाहरण में बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, लमसेना विवाह के बारे में काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। वर वधु मूल्य चुकाने के लिए वर वधु मूल्य के यहाँ पर काम करता है। ठीक है, लमसेना विवाह को सेवा विवाह के नाम से भी हम जानते हैं। पेंडुल विवाह क्या है, यह सामान्य विवाह है। पैठुल विवाह क्या है, प्रेम विवाह है। हठ विवाह क्या है, लड़की लगे गए चली जाती है और बैगा द्वारा किया जाता है। चट विवाह क्या है, लड़की के जबरदस्ती चले जाने पर करता है। ठीक है, पोटा विवाह क्या है, विवाहित महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेती हैं कोरकू में। और गुरावट में विनिमय विवाह कहते हैं, जिसमें विनिमय दिया जाता है वर वधु का। इस गौड़ जनजाति में काफ़ी प्रचलित है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। इस प्रकार से अगर हम इसके टोटल मार्किंग की बात हम करें तो टोटल इनका मार्किंग जो है लगभग 117 नंबर का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप अच्छा लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। और इसी प्रकार के आप लिखने की प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करें तो आपको काफ़ी अच्छा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार के हम नए नए वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं और इससे आप अपना हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिन्हें भी इन्हें कुछ ज़रूरत है उन फ्रेंडों को आप सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।